हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने बात की थी ईस्ट स्टार्ट किया था। उसके स्ट्रक्चर के बाद क्लासिफिकेशन, अकुरेंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इसी श्रृंखला में पढ़ते हैं ईस्ट में रिप्रोडक्शन के मेथड्स। ईस्ट में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव मेथड। वेजिटेटिव मेथड की जो फर्स्ट टाइप है वो है बाई बडिंग, जो हिंदी में बोलते हैं मुकुलन द्वारा। इस मेथड में पेरेंट सेल के एक पोल पर या उसके पास आउटग्रोथ का निर्माण होता है, जिसे बड कहते हैं। बड के विकसित होने के बाद सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस बड में आ जाता है और धीरे धीरे बड के साइज में वृद्धि होती है और फाइनली यह बड पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। जिस स्थान पर बड पेरेंट सेल से लगी होती है उसके डिटैच होने के बाद एक बड स्कार वहाँ पर बन जाता है। स्कार से मतलब निशान या धब्बा। देखिए, जैसे डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये ईस्ट की सेल है और इससे क्या होता है, ऊपर की ओर एक आउटग्रोथ का निर्माण हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है बीच में, और इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में और दूसरा न्यूक्लियस बड में चला जाता है और फाइनली ये दोनों सेल अलग हो जाती हैं। इस प्रकार डॉटर सेल का निर्माण होता है जो आगे जाकर पेरेंट सेल की तरह बिहेव करती है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है बाई बडिंग। ऐसे ही सेकंड टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाई फिशन, विखंडन द्वारा। फिशन सेल डिवीजन का एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल कंस्ट्रक्शन द्वारा दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले पेरेंट सेल की लंबाई में वृद्धि होती है, मतलब कह सकते हैं इलॉन्गेट करती है, और उसके बाद इसके न्यूक्लियस में इंट्रा न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटती, जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, इसको इंट्रा न्यूक्लियर बोल देते हैं। और सेल के मध्य भाग से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो कंस्ट्रक्टेड हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और संकुचित भाग में एक सेप्टम का निर्माण होता रहता है और इस प्रकार एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इसके डायग्राम को देखें, जैसे ये पेरेंट सेल है, लगभग इलॉन्गेट कर रही है। इलॉन्गेट करने के बाद बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ, न्यूक्लियाई डिवाइड हो गया। एक न्यूक्लियाई कंस्ट्रक्शन के एक साइड में है, दूसरा न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन की दूसरी साइड में है, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पर एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। और इसी सेप्टम से दोनों सेल्स अलग हो जाती हैं। इस प्रकार हमें एक सेल से दो डॉटर सेल प्राप्त हो जाती हैं। ये दोनों डॉटर सेल्स आगे जाकर पेरेंट सेल की तरह बिहेव करती हैं और लाइफ साइकिल को रिपीट करती हैं। नेक्स्ट टाइप है बाई एंडोस्पोर, जिसे अंतःबीजाणु बोलते हैं हिंदी में। एक्चुअल में एंडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थिति में बनने वाली एक सेल है, एक प्रोटेक्शन का मेथड है। इसको रिप्रोडक्शन में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो सेल यदि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती तो वो ख़त्म हो चुकी होती, इसलिए दोबारा से वो रिजनरेट करती है। इसलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में इसको रिप्रोडक्शन के मेथड में पढ़ लेते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ईस्ट सेल नष्ट होने से बचने के लिए एंडोस्पोर बना लेती है। इस प्रोसेस में सेल का प्रोटोप्लाज्म 4 यूनिन्यूक्लियर खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक सेगमेंट के चारों ओर एक थिक वॉल का निर्माण होता है। यह संरचना एंडोस्पोर कहलाती है।
अनुकूल वातावरण आने पर प्रत्येक सेल बडिंग द्वारा नई सेल बना लेती है। इस प्रकार एंडोस्पोर द्वारा जो पेरेंट सेल होती है उसे प्रोटेक्शन मिलता है। ये 3 टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं ईस्ट में। इसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट में स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स का अभाव होता है और वेजिटेटिव सेल डायरेक्ट गैमेटेंजियम के रूप में काम करती है। गुइलेरमॉन्ड 1940 के अनुसार ईस्ट में निम्न 3 प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है। फर्स्ट टाइप है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार की लाइफ साइकिल सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस है। मतलब इसमें हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेट होती है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है हैप्लोबायोटिक, तथा डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम समय के लिए इसमें रहती है, जो केवल जाइगोट में पाई जाती है। जाइगोट में मियोसिस डिवीजन से पुनः हैप्लॉइड स्टेज स्थापित हो जाती है। मतलब कि इसकी लाइफ साइकिल में, इस प्रकार की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा समय के लिए रहती है, डोमिनेंट होती है, या कह सकते हैं कि इसकी जो स्टेज है वो हैप्लॉइड स्टेज मेन स्टेज है। इसकी सोमेटिक सेल हैप्लॉइड होती हैं। यह गैमेटेंजियम के रूप में कार्य करती हैं। 2 सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और इनके कांटेक्ट पॉइंट पर उनके बीच की जो कॉमन वॉल होती है, कांटेक्ट पॉइंट होता है, या जिसे बोल सकते हैं उभयनिष्ठ भित्ति होती है, वो गल जाती है और दोनों के बीच एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। दोनों सेल के न्यूक्लियस फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। इसके बाद कंजुगेशन ट्यूब एस्कस का निर्माण करती है। एस्कस का डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन द्वारा 8 एस्कोस्पोर का निर्माण करता है और मुक्त होने के बाद प्रत्येक स्पोर एक वेजिटेटिव सेल के रूप में कार्य करता है। यदि हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिकली देखें तो इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सोमेटिक सेल जो हैप्लॉइड हैं, यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगी तो इनमें फिशन द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। जैसे डायग्राम से क्लियर है कि बीच में एक सेप्टम का निर्माण हुआ और इसके बाद दोनों 2 सोमेटिक सेल का निर्माण हुआ। किस प्रकार ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे सोमेटिक सेल्स, क्योंकि ये सोमेटिक सेल हैप्लॉइड होती हैं इसलिए गैमेटेंजियम के रूप में कार्य कर रही हैं और जैसे ही 2 गैमेटेंजियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनकी बीच की जो कॉमन वॉल है वो डिसॉल्व हो रही है और डिसॉल्व होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको कंजुगेशन ट्यूब कहा जाता है। और दोनों न्यूक्लियस, दोनों गैमेटेंजियम के दोनों न्यूक्लियाई हैं वो इस कंजुगेशन ट्यूब में आ जाते हैं। दोनों का प्लाज्म को कांटेक्ट में ले आता है। ये प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है कैरियोगेमी। और इस प्रकार 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के जुड़ने से डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में फिर से मियोसिस डिवीजन होने लगता है। मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन से 2 न्यूक्लियाई, सेकंड से 4 और उसके बाद 8 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। ये एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार बने हुए 8 न्यूक्लियाई एस्कोस्पोर का निर्माण करते हैं और ये पूरी बॉडी एस्कस कहलाती है। एस्कस से निकलने के बाद प्रत्येक हैप्लॉइड एस्कोस्पोर गैमेटेंजियम के रूप में कार्य करने लगता है और लाइफ साइकिल को पहले की तरह रिपीट करता है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में पाई जाती है और इसे हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होती है। इसी प्रकार सेकंड टाइप की जो लाइफ साइकिल है वो है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का अर्थ है, इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस लुडिविगी।
में पाई जाती है और इसका अर्थ होता है कि इसमें डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट होती है या प्रधान होती है या मेन होती है या अधिक समय के लिए रहती है। हैप्लॉयड स्टेज बहुत कम समय के लिए पाई जाती है जो केवल एस्कोस्पोर में पाई जाती है। इसमें डिप्लॉयड सेल बडिंग द्वारा अनेक डिप्लॉयड सेल बनाती हैं। कुछ डिप्लॉयड सेल एस्कस के रूप में कार्य करने लगती हैं। इनका डिप्लॉयड न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 हैप्लॉयड एस्कोस्पोर बनाता है तथा यह एस्कोस्पोर गैमीट एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं तथा एस्कस वॉल के अंदर ही फ्यूज होकर डिप्लॉयड सेल बनाते हैं तथा यह डिप्लॉयड सेल एस्कस के अंदर ही जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब के समान संरचना बन जाती है जिसे हम स्प्राउट माइसीलियम कहते हैं। यह एस्कस वॉल से बाहर निकलकर बडिंग द्वारा अनेक डिप्लॉयड सेल बनाने लगता है। तो ये इस प्रकार की लाइफ साइकिल कहलाती है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इसको डायग्रामेटिकली देखें। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है सेल के अंदर ही, जिससे एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। इसके बाद 2 एस्कोस्पोर्स गैमीट के रूप में कार्य करते हैं। प्लाज्मोगेमी की क्रिया द्वारा फ्यूज होते हैं आपस में, दोनों के प्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं। दोनों के प्लाज्म फ्यूज होने से दोनों के न्यूक्लियाई पास में आ जाते हैं और इसकी नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है कैरियोगेमी, जिसमें दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं। न्यूक्लियस का फ्यूजन कहलाता है कैरियोगेमी। इसके बाद ये डिप्लॉयड सेल जर्मिनेट करती हैं जर्म ट्यूब द्वारा और ये सारे प्रोसेस एस्कस के अंदर ही हो रहे हैं। जर्म ट्यूब द्वारा जर्मिनेट करती हैं, एस्कस वॉल फट जाती है और ये सेल बाहर निकलकर अनेक डिप्लॉयड सेल बनाती हैं बडिंग द्वारा। इस प्रकार की जो सेल वाला स्ट्रक्चर है वो स्प्राउट माइसीलियम कहलाता है। देख रहे हैं जैसे बडिंग द्वारा अनेक डिप्लॉयड सेल बन रही हैं और यह डिप्लॉयड सेल जो बड्स हैं डिप्लॉयड वो अलग हटकर डिप्लॉयड सेल इस प्रकार से एस्कस की तरह काम करने लगती हैं। उसके अंदर एस्कोस्पोर्स का मियोसिस द्वारा एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है और ये एस्कोस्पोर्स गैमीट एंजाइम के गैमीट्स के रूप में कार्य करेंगे। फ्यूज प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी, फिर जर्मिनेट करेंगे, बाहर निकलकर जर्म ट्यूब द्वारा जर्मिनेट करेंगे और ये डिप्लॉयड सेल फिर बडिंग द्वारा स्प्राउट माइसीलियम बना लेते हैं।